भारत और टर्की के बीच जो हाल की तनातनी सामने आई है, उसने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि ये पूरा मामला अचानक से चर्चा में आ गया और लोगों को समझ ही नहीं आया कि असल में हुआ क्या है। ज्यादातर जगह ये लिखा गया कि टर्की ने भारत के लिए आने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर्स को अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं दी। और पहली नज़र में ये बात थोड़ी अजीब भी लगी कि आखिर यूएसए से खरीदे गए हेलीकॉप्टरों के बीच टर्की का दखल कैसे आ गया। थोड़ा पीछे जाएं तो कहानी और साफ हो जाती है। भारत ने 2020 में बोइंग कंपनी से 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया था और करीब $600 मिलियन की ये डील 2024 तक पूरी होनी थी। डिलीवरी में थोड़ी देर जरूर हुई, लेकिन अब जो आखिरी बैच था वो भारत पहुंचने ही वाला था और इसी दौरान पूरा मामला अटक गया। इन हेलीकॉप्टर्स को भारत तक लाने का काम यूक्रेन की एक कार्गो एयरलाइन कर रही थी। ये वही कंपनी है जो पहले भी कई बार अमेरिका से भारत के लिए भारी भरकम डिफेंस इक्विपमेंट ला चुकी है। इस एयरलाइन का एक तय रूट होता है जिसमें ये अटलांटिक पार करके यूके, फिर टर्की और उसके बाद भारत पहुंचती है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि ये सीधा रूट क्यों नहीं लेती और क्यों नहीं यूएसए से अफ्रीका होकर भारत आती। इसका कारण बड़ा साधारण है, क्योंकि एयरलाइंस अपने हिसाब से रूट नहीं बदल सकती। इनके पास फिक्स्ड एयर कॉरिडोर होते हैं और दुनिया की हवाई ट्रैफिक इन्हीं तय रास्तों पर चलती है। इसलिए ये एयरलाइन भी हमेशा की तरह वहीं से होकर आ रही थी। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आ गया, क्योंकि हाल ही में भारत ने टर्की के नेशनल डे को बॉयकॉट कर दिया था। टर्की की एम्बेसी में जो सेलिब्रेशन हुए उनमें भारत का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हुआ और उसी के बाद से माना जा रहा है कि नाराज टर्की ने अचानक भारत के लिए इस्तेमाल होने वाला ये एयर रूट ब्लॉक कर दिया, जिससे खबर आ रही है कि जो अपाचे हेलीकॉप्टर भारत आ रहे थे वो रास्ते से ही यू टर्न लेकर अमेरिका वापस लौट गए। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टर्की ने ऊपर से तो यही कहा कि एयर स्पेस ब्लॉक करने का भारत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जमीनी सच बिल्कुल अलग कहानी बता रहा है। पिछले कुछ समय से टर्की पाकिस्तान के साथ अपने मिलिट्री रिलेशन को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और कई बार ऐसा भी हुआ जब बड़े अधिकारी किसी ऑपरेशन के बहाने पाकिस्तान में देखे गए थे। इससे इतना जरूर साफ हो जाता है कि टर्की की रणनीति धीरे धीरे पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ी होती जा रही है और भारत के खिलाफ एक सॉफ्ट अलाइनमेंट बनता जा रहा है। भारत द्वारा नेशनल डे के बॉयकॉट के बाद टर्की ने जिस तेजी से एयर स्पेस ब्लॉक किया, उससे ये समझ में आता है कि यह सिर्फ एक नाराजगी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज था। एयर स्पेस ब्लॉक करना कोई बहुत बड़ी मिलिट्री कार्रवाई तो नहीं है, लेकिन ये एक संकेत जरूर होता है कि आप क्या सोचते हैं और किस तरह का टोन अपनाना चाहते हैं। टर्की स्पष्ट करना चाहता था कि वो भारत के कदम से नाखुश है और इसे दिखाने के लिए उसने ये तरीका अपनाया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर्स अब पहुंचेंगे ही नहीं। दुनिया में कई रूट हैं और एयरलाइंस के पास हर परिस्थिति में बैकअप रास्ते मौजूद रहते हैं। हो सकता है इस बार यूएसए से उड़ान भरने के बाद एयरलाइन सीधे इजिप्ट या ग्रीस होकर आए या फिर इजराइल वाला रास्ता अपनाया जाए। टर्की का एयर स्पेस बंद होना भारत के लिए कोई ऐसी दीवार नहीं है जिसे पार करना मुश्किल हो, बल्कि ये सिर्फ थोड़ी सी तकनीकी देरी पैदा कर सकता है। असल खेल यहाँ रूट का नहीं बल्कि भारत और टर्की की पॉलिटिकल पोजीशनिंग का है। एक तरफ टर्की कहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है और किसी गलत गतिविधि को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ वही देश है जिसके सोशल मीडिया यूजर्स पाकिस्तान और अजरान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा चलाते हैं। कई बार पुरानी वीडियो उठाकर उन्हें नया बताकर वायरल किया जाता है और दुनिया में भारत की गलत छवि फैलाने की कोशिश की जाती है। इस पूरी कहानी का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया वॉरफेयर है। पिछले 4 सालों में भारत के खिलाफ चलाए गए गलत कैंपेन में सबसे ज्यादा एक्टिव पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान ही नहीं हैं। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि कुछ हैशटैग्स को ट्रेंड करवाने के लिए बाहर से फेक अकाउंट्स खरीदे जाते हैं और मिनटों में हजारों ट्वीट कर दिए जाते हैं। ये एक सामान्य नाराजगी नहीं बल्कि एक प्लान्ड डिजिटल स्ट्रैटेजी है जिसके जरिए भारत की इमेज पर असर डालने की कोशिश की जाती है। अब बात करें ट्रेड रिलेशन की, तो भारत और टर्की के व्यापारिक संबंध पिछले कुछ सालों में काफी कमजोर हुए हैं। जहां 2022 से 23 में भारत का टर्की को एक्सपोर्ट करीब 6.5 बिलियन था, तो वहीं 2023
2023 से 24 में ये घटकर करीब 5.2 बिलियन रह गया, यानी सिर्फ एक साल में लगभग 1.3 बिलियन का अंतर हो गया। डॉलर की गिरावट ये कोई छोटी संख्या नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक दूरी भी बढ़ती ही जा रही है। हालांकि भारत के लिए ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि भारत दुनिया को हर साल लगभग 450 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में टर्की का हिस्सा सिर्फ 1 से 1.5% के बीच ही आता है, यानी अगर भारत चाहे तो टर्की की जगह किसी भी देश को तुरंत रिप्लेस कर सकता है और अपने व्यापार पर बहुत बड़ा असर नहीं आने देगा। फिर भी चिंता इस बात की है कि राजनीतिक तनाव आगे चलकर कई सेक्टर्स को प्रभावित कर सकता है। दूसरी तरफ टर्की की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों से लगातार नीचे जा रही है। इनकी करेंसी लीरा सबसे तेज गिरने वाली करेंसी में से एक बन चुकी है। कभी एक लीरा 8 भारतीय रुपयों के बराबर होता था और आज हालत ये है कि सिर्फ 2 भारतीय रुपए एक लीरा के बराबर हो गए हैं। 2021 से अब तक लीरा अपनी वैल्यू का लगभग 60% खो चुका है और ये गिरावट टर्की के लिए बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती बनती जा रही है। अगर भारत की मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर पॉलिसी सही दिशा में आगे बढ़ती रहती है तो आने वाले समय में भारतीय रुपए की डिमांड और बढ़ेगी, साथ ही लीरा और कमजोर हो जाएगा। ये स्थिति भी संभव है कि कुछ सालों में एक भारतीय रुपया 4 लीरा के बराबर पहुंच जाए। ऐसे आर्थिक माहौल में टर्की का भारत से उलझना खुद उसके लिए नुकसान का सौदा साबित हो सकता है। टर्की के अपने बड़े सपने जरूर हैं, जैसे कि 2028 तक 2 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना, लेकिन मौजूदा ग्रोथ रेट को देखकर ये बिल्कुल भी आसान नहीं लगता। वहीं भारत रिकॉर्ड स्पीड से आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। ये अंतर आने वाले वर्षों में और बढ़ने वाला है। भारत अब इस पूरे मामले को सिर्फ एक एयर स्पेस ब्लॉक की तरह नहीं देख रहा, बल्कि इसे एक संकेत मान रहा है कि टर्की किस दिशा में बढ़ना चाहता है। भारत का स्टैंड साफ है कि अगर कोई देश हमारे खिलाफ एक्टिवली काम करेगा तो उसके लिए आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर परिणाम तय होंगे। भारत आज उस स्थिति में है जहां वो अपने हितों की रक्षा खुद मजबूती से कर सकता है और टर्की या अजरान जैसे देशों के कदम अब भारत को रोक नहीं सकते। दुनिया भर में भारत की पहुंच और साझेदारी लगातार बढ़ रही है और इसी वजह से अपाचे हेलीकॉप्टर्स जैसे बड़े डिफेंस इक्विपमेंट किसी भी रूट से भारत तक आसानी से पहुंच जाएंगे। असली ताकत भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती रणनीतिक क्षमता है, जिसे आज कोई भी देश नजरअंदाज नहीं कर सकता। आने वाले समय में भारत और भी मजबूत होकर अपने हितों को सुरक्षित करेगा और ये स्पष्ट कर देगा कि अगर कोई देश भारत के खिलाफ गलत स्टैंड लेगा तो उसे उसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। एक बात यहाँ जरूर रखने की है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। आज हमारे पास ना सिर्फ मजबूत डिफेंस पार्टनरशिप है, बल्कि मल्टीपल सप्लाई रूट्स और ग्लोबल कनेक्शंस भी हैं, जिनकी वजह से कोई भी देश भारत की प्रगति को रोक नहीं सकता। चाहे टर्की हो या कोई और, जो भी भारत के खिलाफ खड़ा होगा उसे धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि भारत से उलझना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा और भारत अपनी रणनीति से हर चैलेंज को मौके में बदलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, यही थी पूरी डेवलपमेंट और अब आपकी राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, टर्की का ये कदम सिर्फ नाराजगी थी या इसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल गेम छिपा है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका एक छोटा सा कमेंट भी हमारी मेहनत को बड़ा सपोर्ट देता है। और अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे अपने मित्रों तक पहुंचाने के साथ साथ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी आसान भाषा में वैश्विक मामलों की हर बड़ी खबर हम रोज लेकर आते हैं। जय श्री राम।